मैं दीपक शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल दीपक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो, चाहे वो आरएएस का हो, चाहे राजस्थान पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, रेलवे के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर साइंस आ रही है, तो मैं एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उस क्लास का आनंद लीजिएगा और अगर क्लास में मजा आए तो अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर भी शेयर कीजिएगा। इसके जो नोट्स की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, वहां से भी आप अदरवाइज यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां पर जो स्लाइड बनाई गई है उसके अंदर एक एक चीज है, एक एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को स्किप भी नहीं कर सकते। तो अंत तक देखिए, जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं क्लास अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज हम अपनी इस क्लास के अंदर ब्लड के बारे में कि रक्त क्या होता है। तो दोस्तों, जो रक्त होता है ना, वो एक तरल संयोजी उत्तक होता है। क्या होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है, एक फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। अगर यहां पर बात की जाए तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि रक्त एक कैसा उत्तक होता है, तो आप क्या बताओगे? तरल संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक क्या होते हैं? जो हमारे शरीर के बॉडी के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़े रखते हैं, उनका संपर्क बनाए रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजी या कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। और रक्त होता है वो एक क्या है? तरल संयोजी उत्तक होता है। क्लियर? दूसरी बात की जाए तो दोस्तों, जो रक्त होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। क्या होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है, नेचुरल कोलाइड होता है। अब आप कहोगे सर कोलाइड क्या होता है? दोस्तों, कोलाइड क्या है? एक पदार्थ की अवस्था है जिसके अंदर कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अगर मैं आपको समझाऊं कि कोलाइड क्या होता है, अपन देसी एग्जाम्पल अगर लेकर के, तो आपने देखा होगा जब दूध के अंदर मलाई आ जाती है, जब हम उसको छलनी से छानते हैं तो कुछ भाग छलनी के ऊपर रह जाता है। उसी प्रकार से जब हम ब्लड को छानते हैं तो ब्लड का भी कुछ भाग छलनी के ऊपर रह जाता है और कुछ भाग छन जाता है। ठीक है ना? वैसे याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ब्लड होता है वो एक कैसा कोलाइड होता है? प्राकृतिक कोलाइड होता है। अगर हम ब्लड की उत्पत्ति के बारे में बात करें कि इसका निर्माण कहां होता है हमारे शरीर के अंदर, तो याद रखना, जो वयस्क अवस्था होती है, एक वयस्क मनुष्य के अंदर जो ब्लड का निर्माण होता है वो किसके अंदर होता है बच्चों? अस्थि मज्जा के अंदर होता है दोस्तों, बोन मैरो के अंदर होता है। हमारे हड्डियों के बीच में जो लाल रंग जो धारियां होती है, हड्डियों के बीच में क्या होती है? अस्थि मज्जा होती है और उनके बीच में उनके अंदर ब्लड का क्या होता है? निर्माण होता है। अगर मैं भ्रूणीय अवस्था की बात करूं, भ्रूणीय अवस्था का मतलब जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ हो। बच्चा तो तब कहलाता है जब उसका जन्म हो जाता है। जब बच्चा पेट के अंदर होता है, मां के पेट के गर्भ के अंदर होता है, उस टाइम में हम उसको बच्चा नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भ्रूण बोलेंगे। तो याद रखना, भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहां होता है? प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। स्प्लीन में होता है, याद रखिएगा, प्लीहा में होता है। और यहां अगर मैं भ्रूण की अवस्था के बारे में बात करूं तो कौन सी अवस्था में होता है? याद रखिएगा, मीजोड्रम अवस्था के अंदर होता है। कौन सी अवस्था में होता है? मीजोड्रम अवस्था के अंदर होता है। ये भ्रूण की एक अवस्था है। ठीक है, हालांकि ये सेकंड ग्रेड वगैरह के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अगर उसके बाद में अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो ब्लड होता है उस ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। अगर पीएच 7 से ज्यादा होती है तो वह क्षारीय विलयन कहलाता है। अगर पीएच 7 से कम होती है तो वह अम्लीय विलयन कहलाता है। अगर पीएच 7 होती है तो वह उदासीन विलयन कहलाता है। तो दोस्तों, यहां पर रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। इसलिए याद रखना, जो रक्त होता है वो एक दुर्बल क्षारीय विलयन होता है। कैसा होता है? दुर्बल क्षारीय तरल होता है। याद रखिएगा, यहां मैंने लिख भी रखा है कि रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। कैसी होती है? दुर्बल क्षारीय होती है। अगर मैं रक्त की मात्रा की बात करूं तो याद रखना,
दोस्तों जो स्वस्थ मनुष्य होता है, तो अगर मैं बात करूं, पुरुष होता है उसके अंदर रक्त की मात्रा अलग होती है, महिला के अंदर अलग होती है। पुरुष के अंदर सामान्यतः महिला की तुलना में ज्यादा मात्रा में रक्त होता है। अगर मैं पुरुष के बारे में बात करूं तो पुरुष के अंदर 5.5 लीटर है, क्या होता है, 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है जो पुरुष होता है उसकी बॉडी के अंदर, मेल के अंदर, जबकि फीमेल होता है उसके अंदर आधा लीटर कम होता है, लगभग 5 लीटर के आसपास क्या होता है, ब्लड होता है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई जो महिलाएं होती है वो खून चूस जाती है, ठीक है ना, खून पी जाती है, ऐसी कोई बात वगैरह नहीं है, ठीक है ना। याद रखना ऐसा कोई रीजन वगैरह नहीं है, ये सब मजाक की बातें हैं। याद रखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है कि मेल के अंदर ब्लड की मात्रा कितनी होती है, फीमेल के अंदर कितनी होती है। तो याद रखना फीमेल में मेल की तुलना में क्या होती है, आधा लीटर कम होती है, और मेल के अंदर 5.5 लीटर होती है। अगर मैं बात करूं तो जो हमारा स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर के भार का लगभग उसके अंदर ब्लड 7 से 8% होता है। ये रेशियो 7 से 10% भी हो सकता है, ठीक है ना। इसका कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए यहां पर भी, ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं बात करूं रक्त का जो संग्रह होता है, तो याद रखना रक्त का संग्रह कहां होता है, प्लीहा में होता है, स्प्लीन में होता है। याद रखना यह हमारे उधर होता है, पेट होता है उसके बाईं साइड में होता है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है, रक्त का संग्रह होता है, याद रखिए प्लीहा में होता है। इसलिए रक्त को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, सॉरी प्लीहा को हम क्या कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारे रक्त के अंदर है, अगर मैं रक्त कणिकाओं के बारे में जब मैं बात करूंगा आपको बताऊंगा, तब मैं वहां पर आपको एक बात और बताऊंगा कि हमारे रक्त के अंदर आरबीसी होती हैं। आरबीसी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा हमारे रक्त में आरबीसी पाई जाती है और बहुत ज्यादा इनका हिस्सा होता है। और याद रखिएगा आरबीसी का जो मृत्यु होती है वो भी कहीं होती है, प्लीहा में होती है। इसलिए याद रखना इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ब्लड का जो स्टोरेज होता है वो भी प्लीहा में होता है, और यहां पर जो आरबीसी की जो कब्रिस्तान है वो भी उसे हम किसे कहते हैं, प्लीहा को ही कहते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, या मैं कहूं हमारा जो ब्लड होता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। तो याद रखना कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। जो हमारी पैथोलॉजी जो जांच होती है ब्लड की, उसके अंदर भी जो मात्रा ली जाती है वो डेसीलीटर के लिए अंदर ली जाती है। तो याद रखिएगा हमारे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। याद रखना कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल एक चिकना पदार्थ होता है, एक तरल पदार्थ होता है, या मैं कहूं एक वसा का रूप होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। जब ये हमारे रक्त के अंदर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे हार्ट के अंदर जाकर के चिपक जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारा हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। ये बात ध्यान से समझिएगा। हमारे रक्त के अंदर एक वर्णक होता है जिसके कारण हमारे रक्त का लाल रंग होता है। उस वर्णक का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। और याद रखना हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा जो रक्त होता है उसका कैसा रंग होता है, लाल रंग होता है। और याद रखना हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है, तो ये भी याद रखना हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है, आयरन धातु पाई जाती है। अगर मैं हमारे मनुष्य के अंदर अगर हीमोग्लोबिन, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा के बारे में बात करूं तो याद रखना मेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि फीमेल के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कुछ कम होती है, और वो कितनी होती है, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। याद रखना अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा मेल में ज्यादा होती है, इसका मतलब मेल के अंदर आयरन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। आयरन की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और फीमेल के अंदर आयरन की मात्रा कम होती है। इसलिए याद रखना मेल का जो बॉडी होती है वो क्या होती है, हार्ड नेचर की होती है, जबकि फीमेल की सॉफ्ट नेचर की होती है, ठीक है ना। याद रखना अगर आप एक बराबर मुक्का मेल को मारते हो और एक बराबर मुक्का अगर फीमेल को मारते हो, तो आपको पता होगा ज्यादा चिल्लाने और चीखने की आवाज फीमेल की आती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इनमें आयरन की मात्रा कम
होती है, ठीक है ना। अगर मैं रक्त के अध्ययन के बारे में बात करूं तो दोस्तों याद रखना, रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं या सेरोलॉजी भी कहते हैं। याद रखना ये बात भी कि रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी या सेरोलॉजी भी बोलते हैं। और जो रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, याद रखना मैंने बताया था कि एक वयस्क मनुष्य होता है, उसके अंदर रक्त निर्माण की जो रक्त का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो के अंदर होता है। और रक्त निर्माण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, हीमोपोइसिस कहते हैं। क्लियर। अब देखो ध्यान से समझिएगा, हमारे शरीर के अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर रक्त जिस तंत्र के माध्यम से सर्कुलेट होता है उस तंत्र को हम क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। और याद रखना दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, विलियम हार्वे ने। या मैं कहूं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। क्लियर। अगर उसके बाद में अगर मैं बात करूं रक्त के कार्य के बारे में तो याद रखना रक्त का सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है ताप नियंत्रक। रक्त हमारी बॉडी का ताप को कंट्रोल बनाए रखता है, क्योंकि आपको पता है रक्त हमारी बॉडी के अंदर लगातार गति करता रहता है, जिसके कारण लगातार ऊष्मा का प्रवाह होने लगता है। और आपने देखा होगा जब हम हाथ को रगड़ते हैं ना कुछ देर तक तो हमारे हाथ में गर्म होने लगता है, ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है। ये सारा किसके कारण, रक्त के कारण ही होता है, ऐसा विलियम हार्वे ने बताया। अगर कोई भी तरल है या मैं कहूं रक्त होता है, वो हमारी बॉडी में जब गति करता है तो उसके कारण हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। याद रखना, तो रक्त हमारे शरीर के ताप को क्या करता है, नियंत्रण करता है। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखिएगा। और हमारा जो रक्त का जो संग्रह होता है वो कहां होता है, प्लिया के अंदर होता है। और जब हमारा रक्त पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है तो याद रखना सर्कुलेट करके वो हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रण बनाए रखता है। उसके बाद में दूसरा फंक्शन हमारे पास में आता है कि जो रक्त है ना वो पोषक पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन पोषक पदार्थ होते हैं वो सारे के सारा का उनका सभी का परिवहन रक्त के माध्यम से ही शरीर के अन्य अंगों तक होता है, चाहे वो हमारे इंजेक्शन लगाए जाते हों, ठीक है ना, या मैं कहूं हमारे शरीर के अंदर हार्मोन का प्रवाह भी रक्त के माध्यम से ही होता है अन्य बॉडी तक, ठीक है ना। हम पाचन, भोजन का पाचन करने के बाद में जो उससे ग्लूकोज बनती है वो भी ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचती है। और जो हमारे शरीर के अंदर जो गैस होती है O2 और CO2 का जो परिवहन होता है, O2 और CO2 का जो परिवहन होता है, याद रखना O2 और CO2 का जो परिवहन होता है वो भी रक्त के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो रक्त का प्रवाह गैसों का परिवहन करना भी है। और याद रखना रक्त ही हमारे शरीर के उत्सर्जी पदार्थों का भी क्या करता है, परिवहन करता है। याद रखना रक्त भी उत्सर्जी या हानिकारक पदार्थों का परिवहन करता है। जो शरीर के अन्य विभिन्न अंग है उनसे जो भी हानिकारक या उत्सर्जी पदार्थ, अवशिष्ट पदार्थ, याद रखना जो अवशिष्ट हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको रक्त अपने अंदर समाहित करके उनका क्या करता है, परिवहन करता है। और किडनी उनको क्या कर लेती है, अलग कर लेती है रक्त में से डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा। तो याद रखिएगा अलग कौन करती है, किडनी करती है डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा। और रक्त तो केवल और केवल क्या करता है, परिवहन करता है। तो ये चीज आपको अच्छे से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लास पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।